नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा खरिया जनजाति के बारे में। खरिया एक छत्तीसगढ़ की प्रमुख पिछड़ी हुई जनजातियों में से एक है। ये काफ़ी पिछड़ी हुई जनजाति है और अभी भी विकास से काफ़ी दूर है। सामान्यतः खरिया जो है कोल जनजाति समूह के अंतर्गत आती है। जनजातियों के जो समूह हैं कोल जनजाति समूह में आने वाली एक जनजाति है। ये छोटा नागपुर झारखंड के निवासी है। धीरे धीरे जैसे से जनजातियों में जनाधिक बड़ा, वनों पर भरण पोषण का दबाव बढ़ने लगा और स्थानीय समस्याएं उत्पन्न होने के कारण ये छोटा नागपुर से माइग्रेट हुए, प्रवासी हुए और अलग अलग अपने जीवनोपार्जन के लिए जाने लगे। तो छोटा नागपुर से निकल के ये लोग आए बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा अंचल में आए, जो छत्तीसगढ़ है। पहले मध्य प्रदेश का भाग था, अब आजकल छत्तीसगढ़ में यहाँ आ गए। रसेल और हीरालाल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनका कहना है खरिया आदिवासी अतीत में खड़िया कहलाते थे। प्रारंभ में बहुत पहले खड़िया कहलाते थे और यही इनका वास्तविक नाम भी था। लेकिन लेखक ये कहते हैं अंग्रेजी भाषा में डा शब्द रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे खड़िया का KHARIA खरिया हो गया, जबकि एक्चुअल में वो KHADIA है, खड़िया। तो ये खरिया कहलाया जाने लगा और धीरे धीरे आज खड़िया यानी खड़िया का वास्तव में अर्थ जो है आजीविका संबंधी उपक्रम के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये खुदाई जो है इनकी जीविका का एक उपक्रम है जिससे ये जुड़े हुए हैं। खट का शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई करना, खोदना, डिगिंग करना, जमीन, धरती या मिट्टी। इस प्रकार से खड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है जमीन या मिट्टी की खुदाई करने वाले। इसी को रसेल और हीरालाल ने काफी कुछ हाईलाइट किया है, उसको अपनी थ्योरीज के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं ये मुंडा आदिवासियों की उत्पत्ति जो है संबंधी जो किंवदंतियां हैं उससे भी इनका संबंध है। खरिया मुंडा या जो कोली जनजाति समूह के अंतर्गत आने वाली एक जनजाति है। एक ऐसा किंवदंती है, कहावत है कि एक महिला ने एक बार वन में एक शिशु को जन्म दिया था। शिशु को वहीं लिटाकर वो एक टोकरी लाने चली गई ताकि उस शिशु को टोकरी में रख के उसका पालन पोषण कर सके। टोकरी लेके जब वो वापस आई तब उसने देखा कि एक नाग अपना फन उस बालक के ऊपर फैलाए बैठा है, जिससे उस शिशु है ना, जो नवजात शिशु था, धूप से उसकी रक्षा हो सके। इस अनुभव से उसे स्त्री ने अनुमान लगाया नाग ही अवश्य उनके पुरखों से संबंधित है और इसलिए उन्होंने, और इस पुरखों से संबंधित होने के कारण ही नाग देवता जो हैं उसके शिशु की रक्षा कर रहे हैं। इस आधार पे वो नागवंशी कहलाए। छोटा नागपुर के नागवंशी राजा इसी आधार पर अपने मूल पूर्वज मानते हैं। और खड़िया आदिवासियों का भी कथन है इस बालक का एक बड़ा भाई भी था। एक बार दोनों भाई यात्रा के लिए निकले। छोटा भाई घोड़े पर सवार था जबकि बड़ा भाई कांवड़ लेकर चल रहा था, जिससे उनकी यात्रा का जो सामान, खाने पीने का सामान था, उस कांवड़ में था। जब वे छोटा नागपुर पहुंचे तो छोटे भाई को वहां का राजा बना दिया गया और इस पर बड़े भाई ने भी बड़ा होने के नाते राज्य में अपने उत्तराधिकार हिस्से की मांग करी। बड़े भाई की इस मांग पर उसके सम्मुख दो पेटी रखी गई, जिसमें एक संदूक में चांदी से भरी हुई थी और दूसरा संदूक केवल मिट्टी से भरा हुआ था। दोनों पेटी एक समान थी। बड़े भाई से कहा गया कि वह इन दोनों से किसी एक संदूक को ले ले। संयोग कहें, इत्तेफाक कहें कि उसने जिस संदूक को चुना बड़े भाई ने, वो उसमें मिट्टी भरी थी। इसलिए उससे कहा गया उसके और उसके पूर्वजों के भाग में राज करना नहीं बल्कि मिट्टी खोदना और कांवड़ उठाना है। वो कांवड़ जिसको वो यात्रा में लेके चल रहा था, इसलिए खड़िया अर्थात मिट्टी खोदने वाले कहलाए। अब खरिया जो है अलग अलग, वो कहते हैं वो बड़े भाई के वंशज हैं, छोटा भाई नागवंशी है। ये अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां हैं इनके बारे में। अब रसेल और हीरालाल का जो मूल मत है वो कहते हैं खड़िया शब्द वस्तुतः खड़खड़ी शब्द का अपभ्रंश है। खड़खड़ी का अर्थ होता है डोली या कांवड़। यहाँ पे राय बहादुर, वो देखिए रसेल और हीरालाल ने अलग बताया कि वो खड़िया यानी खड्ड यानी मिट्टी, और यहाँ पर राय बहादुर हीरालाल जो है वो कहते हैं खड़िया शब्द वस्तुतः खड़खड़ी शब्द का अपभ्रंश है। खड़खड़ी का अर्थ होता है डोली या कांवड़, क्योंकि वो कहते हैं उड़ीसा के उरांव आदिवासी जो कि कांवड़ या डोली उठाने का कार्य करते थे उन्हें भी खड़िया कहा जाता है। चूंकि खड़ियाओं का आदि पुरुष भी कांवड़ लेकर ही चला था, इसलिए वे खड़िया ही कहलाए।
कोलों में आज भी डोली उठाने में, ये जो है डोली उठाने, कांवड़ उठाने में बहुत निपुण है। इस कथन की पुष्टि राय बहादुर हीरालाल ने की है। वो कहते हैं उड़ीसा के इन उरांव आदिवासियों को जो डोली उठाने का कार्य करते हैं खड़िया कहकर संबोधित किया जाता है। अर्थात खड़िया मूलतः मुंडा ही हैं और अब धीरे धीरे वो जमीन खोदने का कार्य कर रहे हैं, कांवड़ उठा लें, डोली उठाने का कार्य व्यावसायिक रूप में अपना लिया और खड़िया कहलाने लगे। ये अलग अलग है, ये वन क्षेत्रों में रहते हैं। इनका मध्य भारत में बहुत ज़्यादा प्रवास नहीं है, खाली छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा में है। अब धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी प्रवास के लिए आ गए। कोरबा जिला जो छत्तीसगढ़ एक प्रमुख औद्योगिक नगरी है, मूलतः आदिवासी जिला है। चारों तरफ वन प्रांत हैं और ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ क्षेत्र से यहाँ पे खड़िया आए। उड़ीसा राज्य और वनांचल छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है वनवासी के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह मानी जाती है। अधिकांश आदिवासी इसी क्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ से ये कोरबा में पहुंचे। उड़ीसा राज्य से खड़िया आदिवासियों, वहाँ के शासकों, बड़े भूस्वामी द्वारा जो सताए गए, बेगारी थी, भोजन नहीं थी, तो वो सारे के सारे पलायन करके छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा जिले में आए और यहाँ पे उनका जीवन यापन होने लगा। खड़ियाओं की जो विशेषता है वो वास्तव में एक काले रंग के होते हैं, सांवले होते हैं। इनका चेहरा चौड़ा और गोल होता है। चेहरे पे बाल बिखरे होते हैं, चेहरे के बालों को स्वयं काटते हैं। ये किसी नाई के यहाँ नहीं जाते, स्वयं अपने बाल काटते हैं, चेहरे के जो भी बाल रहते हैं। नाक मोटी और चौड़ी होती है, ओंठ इनके मोटे होते हैं। गाल की हड्डियां दोनों ओर उभरी होती हैं, आंखें अंदर की ओर धसी होती हैं। इनका कपाल ऊंचा होता है, माथों पर लंबे बल पड़ जाते हैं। जो यहाँ पे माथे पे लंबे बल पड़ जाते हैं तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये काफी हष्टपुष्ट और मजबूत, कम ऊंचाई के, शॉर्ट हाइट के होते हैं, काले रंग के होते हैं। शारीरिक रचना की दृष्टि से मजबूत शरीर वाले हैं। इनके पैर शरीर की तुलना में बहुत छोटे दिखाई देते हैं। औसत पुरुषों की हाइट जो है 5 फुट 4 इंच और महिलाओं की 4 फुट 9 इंच है। ये अपनी बोली बोलते हैं जिसे खड़िया बोली कहा जाता है। खड़िया बोली के कई शब्द जो हैं क्षेत्रीय बोलियों में कईयों में मिलते हैं। लड़के को बाबू कुनुक बोलेंगे, लड़की को नोनी कुनुक बोलते हैं, स्कूल को तो स्कूल बोलते हैं, अस्पताल को अस्पतालों बोलते हैं, मुर्गी को शिंको कहा जाता है, मुर्गा कोकरा कहते हैं, भैंस को बोनतेल, औरत को कड़ासवी, आदमी लेबू। ऐसे इनके कुछ अलग अलग शब्द हैं जो कि हैं हिंदी भाषा से मिलते हैं। नमक को बिलंगू, मिर्च को मिर्ची, कुछ शब्द तो मिलते हैं लेकिन कुछ पूर्णतः अलग है। ये जो हैं आदिवासी जो हैं ये वास्तव में अपने आप में इनका एक महत्वपूर्ण जीवन यापन है। खड़िया जीवन जो है ये अंधविश्वास में बहुत जाता है। ये थोड़ा भीरू प्रकृति के होते हैं, सहज ही किसी पर विश्वास नहीं करते, ना ही आत्मीयता। इनके पास आप मिलेंगे जुलेंगे तो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, ना ही आप पे कोई आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं। ये सरलता से सहयोग भी नहीं करते। मुखिया और वृद्धजन व्यक्ति जो है रहते हैं कौतूहल नहीं बल्कि भय और दुविधा। इनके यहाँ अगर आप अंदर इंटीरियर इनके गांव में अपन चले जाए तो इनके जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो सब काफी कौतूहल उनको लगता है, अरे कौन आ गया, थोड़ा डरते भी हैं। और इनसे संपर्क जो है आपको करना इतना आसान नहीं है। और ये जो है ये वास्तव में अपना आज भी पारंपरिक जीवन यापन कर रहे हैं। वनों में रहते हैं, कच्चे मकान जो रहते हैं, घास फूस के इनके मकान रहते हैं, उनमें रह रहे हैं, उन्हीं में इनका जीवन यापन आ रहा है। इनके गोत्र जो हैं अलग अलग हैं। इनके कई प्रकार के गोत्र हैं, जैसे एक तारा शर्मा हैं, छत्तीसगढ़ कोरबा के पीजी कॉलेज में प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र। उनका एक अध्ययन है खड़िया जनजीवन, उसमें उन्होंने बताया है कि इनके 36 प्रकार के गोत्र हैं, जैसे बा, बिलम, सुरेन, कटंग, कुलू, कोरो, कांगड़ू, मलावी, मरकाम, सईमा, खोरेन, बलिया, झरद, मैल, तोपना, ये अलग अलग प्रकार के। और ये जो हैं इनमें से इनके 14 गोत्र तो वनस्पति जगत से संबंधित गोत्र हैं, 17 जीव जगत से, 4 प्रकृति से संबंधित और 1 गोत्र जो है इनका व्यक्ति मूलक गोत्र है। ये अलग अलग प्रकार से इनका है। जैसे तारा शर्मा मैडम ने बताया कि सोनहा गोत्र जो है वो एक चिड़िया का नाम है, जीव जगत से संबंधित है। प्रधान मुखिया जो व्यक्ति मूलक है। मलागर चूहिया होती है जो जीव जगत है। मोइल बोहिल वृक्ष है, वनस्पति से संबंधित है। टोला एक जंगली फल है, वनस्पति जगत है। मलाज पहाड़ी पर्वत प्रकृति जगत से है। बगनीन एक जंगली बैल है,
जो वनस्पति है। भरदा एक कंद होती है और सेमरिया का पेड़ होता है। तो इस प्रकार से इनके गोत्र जो हैं अलग अलग प्रकार से इनके गोत्र हैं जो कि प्रकृति से संबंधित हैं अधिकतर। ये व्यवसाय जो है तेंदुपत्ते का तोड़ना है, वनोपज संग्रहण करना है, अब स्थानीय नौकरी वगैरह करने लगे हैं। अलग अलग प्रकार से ये खेती तो इनकी आजीविका का साधन है। भू कृषक हैं, सरकारी नौकरियों में भी अब आने लगे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जो वनोपज जंगल से मिलने वाली वनोपज उसको इकट्ठा करके उसको बेचने का काम करते हैं। इसी प्रकार से इनके जो जीवन है इनका बहुत ही जोरदार जीवन है। ये इनको अभाव से इनको कभी भी परेशानी नहीं होती। ये जितने भी हैं अभाव में रहते हैं लेकिन इनके पास किसी प्रकार के कष्ट नहीं भोगते और मस्त मौला जिंदगी जीते हैं। इनमें नातेदारी जो संबंध है, ममेरे फुफेरे भाई बहन का इनमें विवाह हो जाता है। ये वास्तव में इनके यहाँ जो शादी की खोज होती है लड़की के लिए, जो विवाह के लिए विवाह होती है, लड़की की खोज मामा पक्ष करता है। भाई की लड़की का विवाह बहन के लड़के के साथ अर्थात ममेरी बहन के साथ हो जाता है। फुफेरे भाई के इनके सामान्य ममेरे भाई बहन बुआ फूफा के बच्चों के साथ शादी हो जाता है। यहाँ आयु इनकी योग्यता है, मतलब शादी के लिए जो योग्यता का मापदंड है वो आयु है। बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए लड़के लड़की के बीच में। ये बहुत अधिक सामान्य 1 आध साल का अंतर ही बहुत मानते हैं, ज्यादा नहीं। दूसरी चीज इनके यहाँ विवाह जो है एक परंपरा है। अशोक डी पाटिल ने भी कहा था कि वास्तव में विवाह अति प्राचीन है और मानव इतिहास से जुड़ा हुआ है, फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि इसका सामान्य धरातल पे हम विवेचन नहीं कर सकते। खरिया जनजाति में अपने गोत्र में विवाह पूरी तरह निश्चित है, अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। ये वयस्क विवाह का आमतौर पर प्रचलन है। यहाँ पे शासकीय नियम अनुसार 21 वर्ष पुरुष और 18 वर्ष लड़कियों की इनके यहाँ भी मानी जा रही, लेकिन फिर भी 18 वर्ष की आयु में लड़कों का और 14 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह कर देते हैं। वधूमूल जो है एक अनिवार्य शर्त है। वधूमूल वह राशि वस्तु जो विवाह के एवज में वर या उसके अभिभावक को वधू को देते हैं। यहाँ पे वधूमूल दहेज के रूप में कह सकते हैं अपन, लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं। ये 12 छोटे छोटे मिट्टी के बैल बनाते हैं और प्रत्येक को साल के पत्ते पर रखकर वधू पक्ष के सामने पेश किया जाता है। अब वधू पक्ष के लोग जो हैं 2 बैलों को एक एक फेंक देते हैं कि एक को भाग ने खा लिया और दूसरा गड्ढे में गिर गया। शेष 10 जो बचते हैं वो वर पक्ष को वो लौटा देते हैं और इनमें से बैलों को हिसाब से फिर उनका जीवन यापन चलता है। एक ये है, नगद भी देते हैं। कहीं 5 कुरई 40 किलो कोंदों की मांग की जाती है, 1 पीपा मद की मांग की जाती है, मद यानी शराब की मांग करती है। तो ये अलग अलग प्रकार से इनके यहाँ विवाह की पद्धतियां हैं और ये वास्तव में मस्त मौला जिंदगी जीते हैं। ये खरिया जनजाति समूह जो है आज भी इनके लिए शासन द्वारा बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। धार्मिक रीति रिवाज इनके हिंदुओं के समान है। ये वास्तव में वृद्ध हिंदू समाज का ही अंग है। हिंदू समाज में प्रचलित जो मान्यताएं हैं उनको ये अपने आप में मानते हैं। ये आत्मवादी हैं, पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। पारंपरिक हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त खरिया जनजाति अपने विशेष आंचलिक देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। ठाकुर देव, बंजारिन देव, दूल्हा देव, कोठा के गोरिया, दवार, बेहरन, बूढ़ा देव, सूर्यदेव, ये इनके देवी देवता हैं। आज भी इनके यहाँ गैर आदिवासी ब्राह्मण पंडित होते हैं। इनके यहाँ जो पूजा पाठ या वैवाहिक कार्य, धार्मिक कार्य जो कराने के लिए गैर आदिवासी ब्राह्मण पंडित होते हैं, जो खरियाओं के धार्मिक जीवन में अब धीरे धीरे बाहर से भी आने लगे, लेकिन अभी भी गैर आदिवासी होते हैं। इनके जो प्रमुख पर्व हैं जनजातियों के छेरा, हरेली, अकाती। खरिया जनजातियों में संस्कारों की संख्या सीमित है, ज्यादा नहीं। शिशु जन्म से संबंधित छठी संस्कार है, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार करते हैं। ये मृत्यु होने पे मृतक को जलाते भी हैं, कुछ लोग दफनाते भी हैं। इनका बहुत पुराना है। ये जो सामान्य तौर पे जो कोई महामारी से व्रत होता था उसको दफनाते थे, लेकिन बीमारी या दुर्घटनावश जो हो जाता था उस पर किसी आत्मा का साया मानकर उससे मुक्ति पाने के लिए उसका दाह संस्कार करते हैं। ये अभी जो कोरोना काल में आप देखेंगे कोरबा में काफी कुछ हुआ, लेकिन खरिया जनजीवन पे कोरोना का उतना असर नहीं, क्योंकि ये ज्यादा मिलनसारता नहीं है, अपने आप में रहते हैं। जीवन यापन इनका जंगलों में रहने के कारण ये उतने ज्यादा बचे हुए हैं। तो ये जो है खरिया एक परंपरा और परिवर्तन भी हो रहा है इसमें। आजकल इनमें कुछ परंपराएं जो थी वो खत्म होती जा रही हैं और इनके विवाह, जैसे पहले बहुपत्नी विवाह था, अब वो खत्म हो गया है। विवाह एक विवाह का प्रचलन क्या हो गया है, विधिवत विवाह हो रहे हैं।
और जो इनके यहाँ के पारंपरिक रिवाज थे वो धीरे धीरे खत्म हो रही। अब नगरीय पंचायत, नवीन पंचायत राजनीति, इनकी जो जनजातीय पंचायत थी वो उसमें थोड़ा अंतर आया है और नगरीय पंचायत और शासकीय नियमों का पालन कर रहे हैं। आभूषण जो है ये साज श्रृंगार के प्रति इनकी विशेष रुचि नहीं है। सामान जैसे पुरुष, खरिया पुरुष जो है कान में बालियां पहनते हैं, हाथ में कड़े, उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं। और महिलाएं जो हैं बालियां तरकी पहनती हैं, गले में हसली, बाह में बहुटा, कलाई में चूरा पत्ता, उंगलियों में मुंदरी पहनती हैं। तो ये सामान्य तौर पे जो इनके बारे में देखा, मद्यपान के बहुत शौकीन है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही, लेकिन ये पूरे समय महुए की शराब बनाते हैं, पीते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, जिसका इनका जीवन स्तर आज भी निर्धनता और गरीबी में है। स्वास्थ्य का निम्न स्तर है, पारिवारिक कलह इनके यहाँ खूब होती है, ऋणग्रस्तता है, असमय मृत्यु जैसी अनेक समस्याएं हैं। क्योंकि शराब के सेवन के कारण धीरे धीरे इनका जो है शारीरिक क्षति हो रही है। भोजन की प्रकृति जो है, खाद्य की प्रकृति इनकी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। ये खाद्य संकलन और शिकार के माध्यम से भोज सामग्री प्राप्त करते हैं और कोंदो, कुटकी, सांवा, मक्का का उपार्जन कर लेते हैं। स्थानांतर कृषि जो कि बंद हो गई है करते हैं, जिससे वो नाराज भी हैं। लेकिन इनके पास, सभी के पास जमीन नहीं है तो किराए की भूमि लेते हैं या कहीं भी करते हैं। हाट बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं। मछली पकड़ने के शौकीन है, पक्षियों का शिकार करते हैं। लेकिन अब प्रतिबंध होने के कारण ये थोड़ा नाराज है। तो ये खरिया जनजाति जो है, खरिया जनजीवन छत्तीसगढ़ की डॉक्टर तारा शर्मा ने इसमें काफ़ी काम किया है। गर्ल्स कॉलेज में, आप कोरबा के गर्ल्स कॉलेज में समाजशास्त्र की प्राध्यापक हैं। खरिया जनजीवन पे उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्हीं की किताब पढ़ रहा था, उसके माध्यम से मैंने आपके सामने खरिया जनजीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये भी एक भारत की प्रमुख जनजाति है।